Hello everyone, welcome back to our channel Mechanism Classes. Harish this side, wishing you all very warm greetings. शुरू कर रहे हैं अपना एक नया चैप्टर, बहुत ही इजी चैप्टर, बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर, केमिकल काइनेटिक्स। शुरू करते हैं अपनी थ्योरी और स्टोरी। केमिकल यानी कि केमिस्ट्री और काइनेटिक्स यानी कि मोशन, यानी कि केमिस्ट्री में जो भी रिएक्शंस हो रही है उसमें मोशंस मतलब कि स्पीड का जो भी लेना देना है, स्पीड का इफेक्ट है, कंसंट्रेशन ऑन स्पीड ऑन कंसंट्रेशन। कहानी हमारी यहाँ से शुरू होती है। चलिए शुरू करते हैं अपनी थ्योरी और स्टोरी को। बात शुरू होती है वेरी सिंपल रिएक्शन यानी कि ए टू बी, रिएक्टेंट टू प्रोडक्ट। कोई भी रिएक्शन अपनी यही तो होती है, रिएक्टेंट से हम शुरू करते हैं, प्रोडक्ट पर ख़त्म करते हैं। तो इसमें एक वर्ड यूज होता है पूरी केमिकल काइनेटिक्स में, रेट ऑफ रिएक्शन। रेट का मतलब क्या है? रेट यानी कि स्पीड। देखो इनमें छोटा सा फर्क है। स्पीड क्या होती है? डिस्टेंस अपॉन टाइम। सही है इतनी बात, पर रेट का क्या छोटा सा डिफरेंस है? रेट का डिफरेंस है चेंज इन कंसंट्रेशन अपॉन टाइम। देखो डिस्टेंस की जगह हमने कंसंट्रेशन ले लिया, इसलिए हमने इसको स्पीड की बजाय स्पेसिफिक वर्ड यूज करते हुए रेट लिखा है। रेट ऑफ रिएक्शन, ये रिएक्शन है अपनी ए से बी तक। इसमें जैसे जैसे रिएक्टेंट ए ख़त्म हो रहा होगा, उसकी जैसे जैसे खपत हो रही होगी, वैसे वैसे प्रोडक्ट बी की फॉर्मेशन हो रही होगी। सही है इतनी बात? तो यानी कि डी ए, चेंज ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, डी टी इज इक्वल टू फॉर्मेशन ऑफ बी, डी ऑफ बी अपॉन डी ऑफ टी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। अच्छा जी, दोनों ही हमने पॉजिटिव ले लिए, क्या ये सही है? क्योंकि एक तो ख़त्म हो रहा है और एक बन रहा है, तो कहीं ना कहीं हमें ये लग रहा है अगर ये ख़त्म हो रहा है तो इसके आगे हमने माइनस लगाना चाहिए, और ये बन रहा है तो पॉजिटिव तो है ही। तो यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ? माइनस ऑफ डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ बी अपॉन डी टी। अच्छा, हमने इनको देखो, हम ये भी सोच सकते हैं रेट ऑफ रिएक्शन को हमने रिप्रेजेंट करने के लिए चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ अपॉन टाइम तो ले लिया, लेकिन रिएक्टेंट और प्रोडक्ट को हमने बराबर क्यों रखा? भाई इसका एग्जांपल ऐसे है कि आपको किसी काम को लगाया जाए, और काम ये है कि एक जगह पे टायर्स रखे हैं और उन टायर्स को आपको उस जगह से लेके दूसरी जगह पर शिफ्ट करना है। तो एक एक टायर आप रखते जाओगे, यानी कि एक एक टायर की कंसंट्रेशन कम होती जाएगी, और जहाँ पर रखने हैं वहाँ पर एक एक टायर की कंसंट्रेशन, एक एक टायर की अमाउंट बढ़ती चली जाएगी। तो हमें रेट का, आपकी स्पीड का पता कैसे लगेगा? भाई जितने वहाँ से शुरू किया था उठाना और जहाँ तक ख़त्म किया था उनको बराबर रखेंगे, तभी तो पता लगेगा कि स्पीड से आपने काम किया है। समझ में आती है ना ये बात? इसलिए हम इन दोनों को बराबर पुट करते हैं। अच्छा, यहीं पे एक छोटी सी चीज़ और आती है। अच्छा, ये तो हमें समझ में आ गया ना कि ये नेगेटिव, इसका मतलब ये नहीं कि रेट ही नेगेटिव है। रेट यानी कि स्पीड तो नेगेटिव हो ही नहीं सकती ना, कोई भी चीज़ प्रोसीड कर रही है तो नेगेटिव तो हो ही नहीं सकती। नेगेटिव रिप्रेजेंट कर रहा है इसकी अमाउंट खपत हो रही है और ये प्रोडक्शन में जा रहा है। ठीक है, अगली बात क्या है कि चेंज इन कंसंट्रेशन दो तरह से होती है। एक होता है चेंज विच इज फाइनल माइनस इनिशियल। ठीक है, ये होता है चेंज। और एक होता है इंस्टेंटेनियस चेंज। क्या डिफरेंस है दोनों में? देखो, फाइनल माइनस इनिशियल यानी कि डेल एक्स
देखो नोटेशन में डिफरेंस है और कंसेप्ट में भी छोटा सा डिफरेंस है। मान लीजिए ये ऐसे 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 एक रिएक्शन चल रही है, रिएक्शन या फिर कुछ भी चल रहा है, पॉइंट ए से पॉइंट बी पर कुछ भी धीरे 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 ऐसे प्रोसीड हो रहा है, और मान लीजिए हमें इस यहाँ पर इस पॉइंट पर रेट निकालना है, यानी कि इंस्टेंट पॉइंट पर हमें एक रेट निकालना है, तो वो किससे निकालेंगे? dx अपॉन dt से। समझ में आई ना बात? किसी भी इंस्टेंट पॉइंट पर रेट निकालना है तो वो dx अपॉन dt, वेरी स्मॉल अमाउंट चेंज हो रही है। और जबकि चेंज जो ओवरऑल चेंज होता है वो होता है डेल x अपॉन डेल t। ये इंस्टेंटेनियस में और चेंज में यही डिफरेंस है। इस चेंज को हमने क्या नाम दिया? एवरेज रेट। क्यों भाई? एवरेज रेट हमने इसलिए बोला क्योंकि इंस्टेंटेनियस तो है किसी भी इंस्टेंट पे निकालने के लिए, और ये है ओवरऑल रिएक्शन का, कहाँ से चले कहाँ पे ख़त्म, ये है एवरेज रेट। अच्छा जी, ठीक है, ये बात क्लियर है। और क्या चल रहा था? कोई भी एक बहुत सिंपल रिएक्शन ए से बी, तो माइनस डी अपॉन डी टी इक्वल टू डी बी बाई डी टी। ये भी हमें बात समझ में आ गई थी। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, जो काम हम अब अकेले कर रहे थे वो अब अपने भाई के साथ करें, यानी कि a प्लस बी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? आर ओ आर से मैं इसको लिख देता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन। तो क्या इन दोनों का मिला के काम ये फॉर्म होगा? बिल्कुल ठीक है, लेकिन रेट तो हमें इंडिविजुअल कैलकुलेट करना पड़ेगा ना, क्योंकि एक टायर हम रख रहे हैं, एक टायर हमारा भाई रख रहा है। तो ये तो नहीं कि दो टायर को हमने एक ही टायर कह दिया, टायर तो एक एक इंडिविजुअली गए, यानी कि टायर तो इंडिविजुअली काउंट होंगे, तभी तो हमें पता लगेगा ना भाई। ओवरऑल तो हमें स्पीड ही बनानी थी, स्पीड ही बनानी, तो हम दूसरा बंदा लेके आए, दूसरा बंदा लिया, स्पीड बढ़ी, तो उसका भी तो वर्क, उसका भी तो स्पीड काउंट होगा ना। तो यानी कि माइनस डी ए अपॉन डी टी, ब्रैकेट्स में मतलब कंसंट्रेशन, ठीक है, इज इक्वल टू डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन टी। ये हो गया किसके रिस्पेक्ट में? ए के रिस्पेक्ट में। रही बात डी की, किसके रिस्पेक्ट में? बी में। तो बी में क्या होगा? माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी डी अपॉन डी टी। ये है बी के रिस्पेक्ट में रेट ऑफ द रिएक्शन। ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुई? ओवरऑल हुई माइनस डी ए अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस डी ए, सो डी बी अपॉन डी टी इज इक्वल टू डी ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ डी अपॉन डी टी। ये है रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, बहुत ही सिंपल बात है। एक और एग्जांपल ले ले रिएक्शन का, 2a प्लस बी फॉर्मिंग 3c। अब आ गई स्टोइकियोमेट्री। स्टोइकियोमेट्री का क्या रोल है रेट ऑफ रिएक्शन में? मान लीजिए यहाँ पर स्टोइकियोमेट्री ना हो तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी? विदाउट द प्रेजेंट ऑफ स्टोइकियोमेट्री। अच्छा जी, लेकिन स्टोइकियोमेट्री तो आ गई, यहाँ पर 2 आ गया, यहाँ पर 3 आ गया, इनका क्या रोल है? स्टोइकियोमेट्री को हमें सिंपली डिवाइड करना है, यानी कि 1/2 ए की रिस्पेक्ट में ए की स्टोइकियोमेट्री को उससे डिवाइड कर दिया। बी में कोई स्टोइकियोमेट्री प्रेजेंट नहीं थी तो उसको एज इट इज छोड़ दिया, और सी की क्या है 1/3, क्योंकि ये सी पास 3 है। इसको हमने डिवाइड इसलिए किया, मान लीजिए हमारे पास एक जोड़ा था हाथ का जिससे हम काम कर रहे हैं, यानी कि 2 हाथ थे। अब हाथ हो गए हमारे पास 4, मतलब कि पेयर हो गए 2। अब हमारी जो रेट होगी, स्पीड होगी, वो हमें एक पेयर की रिस्पेक्ट में निकालनी होगी, तो 1/2 से डिवाइड ही तो करना पड़ेगा। इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। ठीक है, अगला टॉपिक जो है वो है इनकी डिफरेंट वर्डिंग से जो हम खेलते हैं, डिफरेंट नोटेशंस का।
वो क्या है? फॉर एग्जाम्पल मैं जो कहना चाह रहा हूँ वो ये है, फॉर दिस एलिमेंट्री रिएक्शन यानी कि वन स्टेप रिएक्शन, द ओवरऑल ROR इज इक्वल टू माइनस ऑफ dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dB अपॉन dt इज इक्वल टू d ऑफ t अपॉन dt। ये है ओवरऑल ROR। ये है इस रिएक्शन का पूछे जाने वाला पहला क्वेश्चन। दूसरा क्वेश्चन, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू A क्या होगी? माइनस ऑफ dA, क्योंकि माइनस तो हमें यहाँ लगाना पड़ेगा, A के रिस्पेक्ट में पूछा है, A तो जो कि ख़त्म हो रहा है, धीरे धीरे रिएक्शन जैसे आगे बढ़ रही है, A ख़त्म हो रहा है तो माइनस लगाना पड़ेगा जब बात हो विद रिस्पेक्ट की। तो सिमिलरली विद रिस्पेक्ट टू B माइनस ऑफ dB अपॉन dt, विद रिस्पेक्ट टू C वो तो फॉर्मेशन D वो तो फॉर्म हो रहा है, मीन्स dd अपॉन dt। अच्छा जी, ये हो गई एक बात। दूसरी बात क्या पूछ सकता है घुमा के? रेट ऑफ चेंज ऑफ ए का चेंज का रेट क्या है, यानी कि ए की स्पीड से ख़त्म हो रहा है, वो होगा खाली d ऑफ A अपॉन dt। उसमें हम साइन कन्वेंशन यूज़ ही नहीं कर सकते। साइन कन्वेंशन तो शो करता है कि ए ख़त्म हो रहा है, और उसने पहले ही बोल दिया है रेट ऑफ चेंज ऑफ ए, उसने पहले ही डिफाइन कर दिया है चेंज का ए के रिस्पेक्ट में, तो साइन कन्वेंशन यूज़ नहीं कर सकते। सिमिलरली रेट ऑफ चेंज ऑफ B इज इक्वल टू dB अपॉन dt एंड रेट ऑफ चेंज ऑफ D इज इक्वल टू d ऑफ D अपॉन dt। क्या ये बात इतनी समझ में आती है हमें? ठीक है, ये था बिल्कुल सिंपल रिएक्शन जहाँ स्टोइकियोमेट्री इन्वॉल्व नहीं थी। अब बात करें एग्जाम्पल नंबर 2 की, विच वॉज 2A प्लस B फॉर्म्स 3C। तो ओवरऑल ROR लिखते हैं, वो क्या है? माइनस ऑफ 2dA अपॉन dt इज इक्वल टू माइनस ऑफ dB अपॉन dt इज इक्वल टू 1/3 d ऑफ C बाई dt। ओवरऑल रिएक्शन फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है यहाँ से? ROR विद रिस्पेक्ट टू A, यानी कि 1/2 आएगा या नहीं? भाई ROR रिस्पेक्ट ऑफ A, तो मतलब ये पूरी बात तो पूछ रहा है ए को ध्यान में रखते हुए रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगी, यानी स्टोइकियोमेट्री तो इन्वॉल्व करनी पड़ेगी, रिएक्शन में भी तो है, तो ओवरऑल भी इन्वॉल्व करनी पड़ेगी। रिस्पेक्ट में बात करें ए की तो 1/2 यहाँ पर आएगा और dA अपॉन dt। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू B माइनस ऑफ dB अपॉन dt। स्टोइकियोमेट्री थी नहीं तो माइनस साइन एज इट इज यूज कर लिया। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू C इज इक्वल टू 1/3 dC बाई dt। ठीक है, अब रेट ऑफ चेंज ऑफ A, अब देखो रेट ऑफ चेंज ऑफ A यानी कि सिंपल पूछ रहा है A के चेंज का रेट ऑफ रिएक्शन, खाली रेट, यानी कि ROR नहीं, खाली रेट। A में जो चेंजमेंट आ रहा है उसका रेट क्या है? खाली D, ना स्टोइकियोमेट्री आएगी और ना ही साइन कन्वेंशन यूज होगा। सिमिलरली हम लिख देंगे B के रिस्पेक्ट में dB अपॉन dt, सिमिलरली C के रिस्पेक्ट में dC अपॉन dt।
अच्छा, एक और लैंग्वेज में घुमा के पूछ सकता है क्या, रेट ऑफ रिएक्शन विद डिसअपियरेंस ऑफ ए, रेट ऑफ रिएक्शन ए के डिसअपियरेंस के रेस्पेक्ट में क्या होगा, यानी कि ए जैसे जैसे ख़त्म हो रहा है तो वहाँ पर रेट ऑफ रिएक्शन हमको कैसे लिखना पड़ेगा। स्टोक्योमेट्री इन्वॉल्व नहीं होगी यहाँ पर, फ़र्क यही रहेगा, साइन कन्वेंशन तो यूज़ होगा, माइनस डी ए अपॉन डी टी। डिसअपियरेंस माने कि माइनस का साइन तो आएगा लेकिन स्टोक्योमेट्री इन्वॉल्व नहीं होगी। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन विद डिसअपियरेंस, भाई ऑब्वियस सी बात है, डिसअपियरेंस ए और बी हो रहे हैं और अपीयर क्या हो रहा है सी, डिसअपियरेंस ऑफ बी इज इक्वल टू माइनस ऑफ डी बी अपॉन डी टी। रेट ऑफ रिएक्शन विद अपीयरेंस ऑफ सी, सिंपली डी सी अपॉन डी टी। अच्छा ठीक है, तो यहाँ से क्या कंक्लूजन निकला, कंक्लूजन लिख लेते हैं। जब पूछे वो रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट ऑफ, जिसमें स्टोक्योमेट्री भी इन्वॉल्व होगी और साइन कन्वेंशन भी, तो साइन कन्वेंशन प्लस या माइनस जो भी है डिवाइडेड बाय इट्स स्टोक्योमेट्री, फॉर एग्जांपल द स्टोक्योमेट्री ऑफ एक्स हियर इज ए, तो डिवाइडेड बाय 1 बाय ए एंड द चेंज डी एक्स अपॉन डी टी। लिख देता हूँ विद साइन कन्वेंशन also with coefficient, कोफिशिएंट मतलब स्टोक्योमेट्री जो भी है, ठीक है। दूसरा पॉइंट, रेट ऑफ रिएक्शन विद डिसअपियरेंस ऑफ एक्स, यानी कि डिसअपियरेंस का मतलब नेगेटिव साइन तो आ गया लेकिन कोफिशिएंट जो है स्टोक्योमेट्री जो है वो इन्वॉल्व नहीं है, तो माइनस ऑफ डी एक्स अपॉन डी टी। भाई ये तो लैंग्वेज से ही क्लियर है ना, क्यों कोफिशिएंट इन्वॉल्व नहीं हो रहा, पूछ ही हो ही रहा है वो। और वही रेट ऑफ रिएक्शन विद अपीयरेंस पूछ ले तो ऑफ एक्स, तो खाली प्लस डी एक्स अपॉन dt, and at last it can be asked in the form of rate of change of x, जिसमें ना ही साइन कन्वेंशन आएगा, नो साइन कन्वेंशन एंड नो कोफिशिएंट। एग्जाम्पल भी हमने समझ लिए हैं और ये मैंने कंक्लूजन यहाँ पे लिख दिया है। एग्जाम्पल, और एक एग्जाम्पल सही, N2 plus H2 forms NH3। फर्स्ट स्टेप इज टू बैलेंस द इक्वेशन, NH3 N2 है, 2 NH3, 3 to 6 हाइड्रोजन तो 3 H2, ये बैलेंस इक्वेशन हो गई। नाउ सेकंड इज राइट ओवरऑल ROR, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन, विच इज स्टोक्योमेट्री भी आएगी रेट ऑफ रिएक्शन ओवरऑल में। हमें लैंग्वेज में कंफ्यूज नहीं होना है, ये कंक्लूजन हमें ध्यान रखना है। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन में सब आएगा, ये कह दो सब इन्वॉल्व होगा सब। तो ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन हो गई माइनस ऑफ डी ऑफ N2 अपॉन डी टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 डी ऑफ H2 डी टी 1/2 प्लस है डी ऑफ
NH3 अपॉन dt। ये ओवरऑल रिएक्शन हो गई, ओवरऑल रेट ऑफ रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2 माइनस ऑफ D ऑफ N2 अपॉन dt। ओनली साइन कन्वेंशन विद रेस्पेक्ट टू स्पेसिफिक, एक चीज़ में पूछ लिया जाए रेट ऑफ रिएक्शन तो ओनली साइन कन्वेंशन नॉट कोफिशिएंट। सिमिलरली रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2 विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिसअपीयरेंस ऑफ N2, यानी कि ओनली साइन कन्वेंशन नॉट कोफिशिएंट। एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू डिसअपीयरेंस, मैंने अलग से हाईलाइट करके लिख दिया है, डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ D ऑफ H2 अपॉन dt। एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू अपीयरेंस ऑफ NH3 इज इक्वल टू D ऑफ NH3 अपॉन dt। अच्छा, ये हो गई एक बात अपीयरेंस और डिसअपीयरेंस के रिस्पेक्ट में। दूसरी बात क्या है? दूसरी बात है रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू, अब डिसअपीयरेंस अपीयरेंस वर्ड यूज नहीं हो रहे, क्या हो रहा है यूज? खाली रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू N2, यानी कि साइन भी यूज होंगे, कोफिशिएंट भी यूज होगा, ध्यान रखनी ये बात। माइनस ऑफ कोफिशिएंट कोई नहीं है N2 पे, तो माइनस D ऑफ N2 अपॉन dt। एंड रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू H2 इज इक्वल टू माइनस ऑफ 1/3 D ऑफ H2। रेट ऑफ रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू NH3 इज इक्वल टू प्लस 1/2 D ऑफ NH3 dt। ये हो गई दूसरी बात। तीसरी बात क्या है? रेट ऑफ चेंज वाली, रेट ऑफ चेंज। रेट ऑफ चेंज में क्या लिखा था हमने? ना ही साइन कन्वेंशन ना ही कोफिशिएंट। रेट ऑफ चेंज ऑफ N2 will be simply D of N2 upon D of T। Rate of change of H2 is equal to D of H2 upon dt। ये सिंपल है, हम लिख लेंगे। मेरे ख्याल से ये जो सारी जो लैंग्वेज बैरियर थे, कैसे कैसे पूछ सकता है वो, इसी तरह से पूछ सकता है वो, सब हमने समझ लिए हैं। अब बात करते हैं, देखो रेट ऑफ रिएक्शन हमें कैसे कैलकुलेट किया? ये इस थ्योरेटिकल मेथड से बेसिक हमने समझा, और ये थ्योरेटिकल मेथड से हमने इसको कैलकुलेट किया कि कैसे रेट निकाल सकते हैं रिएक्शन का। कंसंट्रेशन विद चेंज ऑफ कंसंट्रेशन विद रिस्पेक्ट टू टाइम इक्वल पुट कर दी किसकी? प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की। अच्छा, अब एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या कहता है? यानी कि रेट ऑफ रिएक्शन बाय एक्सपेरिमेंटल मेथड is same A to B। तो एक्सपेरिमेंटल मेथड कहता है रेट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n, एंड रेट इज इक्वल टू K ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ A टू द पावर n। वेयर, अब समझते हैं क्या क्या यूज हुआ है। वेयर K इज इक्वल टू रेट कांस्टेंट, प्रोपोर्शनैलिटी को हटा के रेट कांस्टेंट लगा दिया, ठीक है।
and n is equal to order of the reaction. And this order of reaction can be negative, 0, 1, 2, 3, 4 कुछ भी, और फ्रैक्शन में भी। एन की स्टोरी समझते हैं अच्छे से। देखो रिएक्शन होती है दो प्रकार की, एक होती है एलिमेंट्री रिएक्शन और एक होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन। मतलब कि एलिमेंट्री रिएक्शन जो होती है वो सिंगल स्टेप की होती है, मल्टी स्टेप होती है कॉम्प्लेक्स रिएक्शन, एक से ज़्यादा। सही एग्जाम्पल है रिएक्टेंट ए फॉर्मिंग प्रोडक्ट पी। देयरफॉर द रेट ऑफ रिएक्शन अकॉर्डिंग टू एक्सपेरिमेंटल मेथड क्या होना चाहिए, ROR इज इक्वल टू K इंटू कंसनट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट N। N क्या होगी यहाँ पे, देखो N है 1 यानी कि उसकी मोलिकुलैरिटी। ऑर्डर यानी कि फॉर द एलिमेंट्री रिएक्शन द N मीन्स ऑर्डर इज इक्वल टू मोलिकुलैरिटी ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, अब हुआ ना N क्लियर क्या होता है भाई। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन का भी एग्जांपल देख लेते हैं। फर्स्ट स्टेप है A प्लस बी, जब बना लेता है फास्टली फॉर्म्स C, एंड सेकंड स्टेप इज C प्लस A फॉर्म्स D एंड इट इज़ अ स्लो रिएक्शन। ये मैंशनड है, A से B गया C, फास्ट रिएक्शन, C बना और A के साथ फिर रिएक्ट किया और वो स्लो प्रोसेस हुई जिसने बनाया D को। अच्छा, ओवरऑल रिएक्शन क्या हुई, दोनों को ऐड कर लेते हैं LHS और RHS को। A प्लस बी प्लस C प्लस A इज इक्वल टू C प्लस D, यानी कि 2A प्लस B प्लस C इज इक्वल टू C प्लस D। C से C कैंसिल तो 2A प्लस बी फॉर्म्स D। ये है ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, अब रेट कैसे डिटरमाइन करेंगे, यहाँ तो दो स्टेप हो गए, रेट भी तो कैसे डिटरमाइन होगा। देखो रेट हमेशा डिटरमाइन होता है स्लो स्टेप से। रेट डिटरमाइनिंग स्टेप इज ऑलवेज द स्लो स्टेप, क्योंकि सबसे ज़्यादा मेहनत हमें स्लो स्टेप पर करनी पड़ी जिसने हमारे रेट को सबसे ज़्यादा अफेक्ट किया। बड़ी साधारण सी बात है, ये समझ में आती है हमें। एंड व्हाट वाज आवर स्लो स्टेप, इट वाज C प्लस A फॉर्म्स D। देयरफॉर C plus A forms D, ROR is equal to rate constant concentration of C plus concentration of A, और दोनों की मोलिकुलरिटी एक एक है तो एक पावर इसकी एक पावर इसकी, n इज इक्वल टू 1 प्लस 1 इज इक्वल टू 2। ऐसे हम n को कैलकुलेट करते हैं, कैसे, सिंगल स्टेप में भी और मल्टी स्टेप रिएक्शन में भी। और यहाँ पे मोलिकुलरिटी कितनी हुई, ये भी तो बात आ सकती है ना, मोलिकुलरिटी कितनी हुई यहाँ पर, वो भी 2 ही हुई। ये कंसेप्ट क्लियर है हमें। अच्छा, तो भाई मोलिकुलरिटी और ऑर्डर जब सेम है तो कुछ तो डिफरेंस होगा ना मोलिकुलरिटी में, जब नाम ही अलग अलग है तो ऑब्वियसली डिफरेंस तो होना चाहिए मोलिकुलरिटी और ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। तो वो डिफरेंस भी हम समझ लेते हैं, मोलिकुलरिटी वर्सेस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन।
पहला पॉइंट, मॉलिक्युलरिटी क्या है? एक थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट। और जबकि ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या है? एक्सपेरिमेंटल कॉन्सेप्ट। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन हमें एक्सपेरिमेंटल मेथड से ही तो पता चला, और मॉलिक्युलरिटी हम तो थियोरेटिकल कॉन्सेप्ट में भी डिस्कस कर रहे थे। पहला डिफरेंस ये है। अच्छा, मॉलिक्युलरिटी की डेफिनेशन क्या होगी? डेफिनेशन है इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ, ध्यान से देखना, इट इज इक्वल टू द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स ऑफ रिएक्टेंट शो इफेक्टिव कोलिजन एट अ टाइम। यानी कि रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स आपस में जब कोलाइड कर रहे हैं और उस कोलाइड से जब कुछ भी प्रोडक्ट फॉर्म हो रहा है उस कोलिजन की वजह से, तो वो है मॉलिक्युलरिटी। यानी कि कोलिजन कैसा होना चाहिए? इफेक्टिव। उसे हम काउंट करेंगे मॉलिक्युलरिटी में। देयरफॉर मॉलिक्युलरिटी इज ऑलवेज पॉजिटिव, यानी कि 1 2 3, और इससे आगे होती है पर बहुत रेयर। ठीक है जी। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन, यानी कि ये ROR से कहाँ ROR का फॉर्मूला है K ऑफ कंसंट्रेशन ऑफ एनी रिएक्टेंट A and to the power n, where n is the order of reaction and n can be negative, 0 1 2 3 फ्रैक्शनल, कुछ भी हो सकता है n। ये हमने पीछे देखा था। n तो कुछ भी हो सकता है, नेगेटिव पॉजिटिव फ्रैक्शनल कुछ भी, लेकिन मॉलिक्युलरिटी हमेशा पॉजिटिव रहेगी 1 2 3, उससे आगे तो रेयर ही है। तो लिख ही लेते हैं ना, मॉलिक्युलरिटी कैन नेवर बी नेगेटिव। देखो सिंपल सी बात, नेगेटिव इसलिए नहीं हो सकती ना क्योंकि मॉलिक्यूल्स कभी नेगेटिव में, यानी कि सोच के ही देखो, नेगेटिविटी में कैसे ही टकराएंगे? पॉसिबल ही नहीं है, इसलिए मॉलिक्युलरिटी नेगेटिव नहीं हो सकती। तो ये हमने कुछ कंसेप्ट्स डिस्कस कर लिए हैं बेसिक्स ऑफ केमिकल काइनेटिक्स में। नेक्स्ट लेक्चर में हम अपना केमिकल काइनेटिक्स अच्छे से फ्लो में और भी ज़्यादा कंसेप्ट क्लियरिटी के साथ, और भी कंसेप्ट इंटरेस्टिंग कंसेप्ट्स के साथ शुरू कर देंगे। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू एंड डू हिट लाइक एंड सब्सक्राइब बटन।